विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में पार्षदों के चुनाव की बनने लगी है रणनीति, बिछने लगी है चुनावी बेसात, तैयार हो रहे हैं सियासी मोहरे। जनता की अपेक्षाओं पर क्या खरे उतरेंगे पार्षद? आपका वोट आपका पार्षद, हमारा खास कार्यक्रम। मिलिए अपने पार्षद। सिर्फ खबर 24 आवर्स पर। आज का दिन खास है क्योंकि इस दिन को भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तिरंगा जो हमारे भारत की शान है और हमारी भारत की आन है, सबसे ऊंचा तिरंगा फरीदाबाद में स्थापित हो चुका है। 254 फीट का तिरंगा माननीय मनोहर लाल खट्टर और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में अवलोकन किया गया। हम ले चलेंगे उन दर्शकों की ओर जो बड़ी गौर से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इनसे जानेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, इनसे जानेंगे तिरंगे के बारे में। राहुल, आप प्रोग्राम को देखना है, तिरंगे को देखना है, क्या कहेंगे? सही लग रहा है, बेशक अच्छा है। वो हमारे भारत के अंदर रणवीर कपूर जी आए, अच्छा लग रहा है हमें। हमारे कपूर का कुछ ज्यादा ही क्रेज है। हाँ जी। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम है रहमत और मैं ये देख के बहुत खुशी हुई, जो बहुत अच्छे प्रोग्राम हुए, बहुत खुशी हुई है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे हरियाणा में विश्व का सबसे लंबा झंडा लगा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और रणबीर कपूर तो है ही बहुत अच्छा, ही इज लुकिंग सो क्यूट एंड हैंडसम। दैट्स इट। रणबीर कपूर के जैसा ही है? नहीं, मैं तिरंगे की वजह से आई हूँ। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है और झंडा बहुत प्यारा है, सब आके यहाँ जरूर देखिएगा। This flag and Ranveer, just love it. Just only Ranveer या both flag and Ranveer, both flag and Ranveer, love it. झंडा बहुत बढ़िया है, ये फरीदाबाद की शान है। तो ये तमाम दर्शक थे और तमाम लोग थे फरीदाबाद के जो बता रहे थे कि तिरंगा तो उन्हें प्यारा है, साथ में जो बॉलीवुड स्टार रणवीर कपूर आए वो भी उन्हें प्यारे हैं और इस प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जानेंगे तिरंगे की जानकारी इन लोगों को कितनी है। भारत माता की, भारत माता की।
फरीदाबाद के लिए बहुत गौरव की बात है कि आज इस विशेष दिन पर यहाँ पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रभारी आदरणीय अनिल जी, कृष्णपाल गुर्जर जी और उनके साथ हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत गणमान्य लोगों की उपस्थिति में, और सबसे बड़ी बात ऐसे परिवारों की उपस्थिति में जिनकी वजह से आज ये तिरंगे का सिर ऊंचा है और जिस वजह से भारत का सिर ऊंचा है, ऐसे लोगों की, ऐसे परिवारों की उपस्थिति में ये कार्यक्रम किया गया और इससे बहुत गौरव बढ़ा हमारे शहर का भी और हमारे प्रदेश का। फरीदाबाद की पहचान हर्षिल का मेले और जैसे कवियों की बल होता था, लेकिन अपनी पहचान मिल चुकी है 254 फीट, भारत में सबसे ऊंचा झंडा। मैं तो इस विषय में ये बात मानती हूँ कि सिर्फ फरीदाबाद की नहीं, भारत की और हर भारतवासी की पहचान ये तिरंगा है और हम सबका एक सामूहिक नैतिक दायित्व है, हमारा राष्ट्र धर्म है कि इसका सिर नहीं झुकना चाहिए। इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं फरीदाबाद के सभी लोग। तमाम हस्ती आई थी मैम, बॉलीवुड से स्टार रणवीर कपूर आए थे और सिंगर सचिन जिगर आए थे, क्या कहेंगे? उनके लिए भी गौरव की बात है कि एक इसने इतने बड़े ऐतिहासिक क्षण में उनकी भी उपस्थिति यहाँ दर्ज हुई, तो बहुत ही खुशनुमा रहा। लोगों की जो अटेंडेंस है वो काफी था, लोगों में क्राउड जो इच्छा दे उनके लिए क्या? सभी इस विषय को लेकर के बहुत उत्साहित थे, उल्लासित थे, तो सभी अपनी अपनी भावनाओं को अपने तरीके से व्यक्त कर रहे थे। ये हमारे शहर के लिए आज गौरव का विषय है कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा आज हमारे फरीदाबाद क्षेत्र में इस टाउन पार्क में लहराया है। हमारे माननीय अमित शाह जी आज यहाँ पर आए इसके लिए, तो ये हमारे हर एक शहरवासी के लिए ये गौरव की बात है, जिसके साथ आज फरीदाबाद का नाम जुड़ गया है। तो सामाजिक कामों को लेकर हमारे माननीय विधायक विपुल गोयल जी हमेशा उनका योगदान रहा है और पूर्व में भी कई इस की वो योजनाएं चलाते रहे हैं, चाहे फरीदाबाद में स्टेडियम का गौरव वापस लौटाने की बात हो, चाहे आज ये इस फरीदाबाद क्षेत्र को सबसे ऊंचा तिरंगा देने की बात हो, तो इसमें हमेशा और समाज के अन्य विकास के कार्य हों या किसी भी तरह की कोई बात हो, समाज को आगे ले जाने की जहाँ पर बात आती है, विधायक विपुल गोयल जी हमेशा अग्रसर रहते हैं। देखिए भाई, जो फरीदाबाद शहर है उसकी अभी इंडस्ट्रियल सिटी के हिसाब से पहचान थी, फिर एजुकेशन का हब बन गया है और मैं समझता हूँ कि हर फरीदाबादी अब अपनी इंट्रोडक्शन देगा तो ये कहेगा मैं उस शहर का रहने वाला हूँ जहाँ सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा तिरंगा है। भारी पहचान हो गया हर फरीदाबाद का लड़का लड़की, अब अपनी पहचान ये बताएगा। हम बोले हमारे यहाँ मॉल है, अरे मॉल तो सभी जगह है, हमारे यहाँ इंडस्ट्री है वो तो सभी जगह है, आपके यहाँ सबसे बड़ा तिरंगा है और हिंदुस्तान का मतलब ही तिरंगा होता है। थैंक यू, थैंक यू। सबसे ऊंचे तिरंगे की पहचान फरीदाबाद की अब नई पहचान बन चुकी, सर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा हुआ है, ये हमारा फख्र है हमारे लिए, सबके लिए। इतना बड़ा झंडा फरीदाबाद में ये जो जलाया गया है, हमें बहुत इसके ऊपर गर्व है और हम चाहते हैं कि बाकी शहर भी ऐसे झंडे जलाए। ये हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा फख्र है। जितना ऊंचा हमारी आन शान और बढ़ती है, बिल्कुल बिल्कुल। नेतृत्व में सर ये लगाया गया, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा किया उन्होंने, गोयल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है विपुल जी ने, और शायद ये उनका पहला इनिशिएटिव है ऐसा जिन्होंने ऐसा ये स्टेप लिया है। पहले आज तक किसी ने नहीं लिया, छोटे छोटे झंडे चलते थे, अभी इतना बड़ा झंडा बहुत देश के लिए बड़ी फख्र की बात है। मौला मेरे ले ले मेरी जान।
सबसे ऊंचा तिरंगा माननीय विधायक विपुल गोयल जी के नेतृत्व में लग चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, आज बहुत मुबारक दिन है। आज डिफेंस डे है और डिफेंस डे के उपलक्ष्य में एक हरियाणा, क्योंकि हरियाणा डिफेंस के रूप में सबसे ज़्यादा सैनिक सेना में किसी एक प्रदेश की है तो वो हरियाणा की। हरियाणा को ये सम्मान प्राप्त है और जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सब देश के इतिहास में जो बहुत निर्णायक लड़ाई लड़ी गई वो भी हरियाणा की धरती पर लड़ी, महाभारत से लेके और अब तक। इसलिए हरियाणा इस दृष्टि से खास है और इस खासियत को बनाए रखने के लिए, इस खासियत को और बढ़ाने के लिए फरीदाबाद के मैं नवचेतना ट्रस्ट के माध्यम से विपुल गोयल जी ने जो एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है, ये पर्यटन स्थल भी बनेगा और ये स्वाभिमान स्थल भी होगा और हमारी पुरानी विरासत और हमारे सेनानियों को और हमारे शहीदों को याद करने का एक बहुत बड़ा स्थल बनेगा फरीदाबाद। और हमने मुख्यमंत्री जी से, मैंने ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि इसको बच्चों के लिए आने का कार्यक्रम यहाँ पर किस तरह से दर्शनीय ये एक टूरिस्ट प्लेस बने, इसकी भी हम लोग योजना बना रहे हैं। विधायक जी कुछ आप बताइए, आपने जब मैं बात कर रहा था तो आपने कहा था ये पहल है फरीदाबाद को पहचान देने में, ऐसे आगे बहुत कार्यक्रम होते रहेंगे, क्या करेंगे? बहुत से कार्यक्रम होते रहेंगे। हमने जो बीड़ा उठाया है फरीदाबाद को उसका खोया हुआ स्वरूप वापस दिलाने का और उसको दोबारा एशिया नहीं वर्ल्ड के मानचित्र पर लाने का, वो हम करके रहेंगे। अभी तक सबसे ऊंचा तिरंगा सर सीपी में था, लेकिन नवचेतना ट्रस्ट और विपुल गोयल जी के नेतृत्व में सबसे ऊंचा तिरंगा फरीदाबाद को नई पहचान मिली है। मैं अपने आप को ना बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इस मुहिम में इनके साथ था और इस झंडे को जो लगाया गया है इसकी सारी देख रेख की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानव रत्न एजुकेशन की जिम्मेदारी है। तो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई रियली फील प्राउड ऐसा मौका मिलने का। और जैसे कि विपुल जी बताते हैं कि फरीदाबाद एक बहुत नामी अच्छे शहरों में जाना जाता था, तो उसका जो खोया हुआ गौरव है फरीदाबाद का, उसको दोबारा फरीदाबाद को दिलाना चाहते थे। उसकी एक पहली शुरुआत है। पहली शुरुआत है सर, आप क्या कहेंगे? ये बहुत एक अच्छी सोच थी जिसमें मानव रचना शिक्षक संस्थान ने पूरा सपोर्ट दिया और इस पूरे मुहिम में शुरू से ही हम इसके साथ रहे। कोशिश ये है कि एक ऐसी जगह बन सके, जैसे कि बताया गया है, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी ने जिक्र किया, विपुल जी ने बताया, तो एक फरीदाबाद का एक गौरव लौटाने की बहुत बात है। और एक जो एक फीलिंग आई उस जगह पे, उस क्षण में, जो जिसकी आज हम बात करें कि जब हम वो खड़े और उस झंडे को चढ़ता हुआ देख रहे थे, तो हर किसी जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे और उनके अंदर जो एक फीलिंग थी, उस फीलिंग को ना तो डिस्क्राइब किया जा सकता है, बट आई थिंक अगर ये एक सेंस हम अपने युवा में, अपने बच्चों में और बढ़ा सके और इस पूरे उस कंसेप्ट को, इस एरिया को ऐसा डेवलप कर सके कि फरीदाबाद इस जगह के लिए और पूरे उस एरिया के लिए भी जाना जाए। और जैसे बात हो रही थी कि फरीदाबाद एक इंडस्ट्री टाउन की तरह इवॉल्व हुआ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इसमें बहुत अच्छे आए और कुछ ना कुछ कमी रही, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ और कुछ एंटरटेनमेंट की कुछ जगहों की, उस तरह के कुछ ऐसे वेन्यूज डेवलप हों और अपने में एक ऐसा स्थल बने जो कि एक नेशन में अपने में एक मिसाल बन सके। यंग ब्लड हमसे कुछ बात कर रहे थे तो वो हमसे ये कह रहे थे कि अब हमें कहने और सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि हम उस राज्य, हम उस जिले से आते हैं जहाँ सबसे ऊंचा तिरंगा। तो ये एक जो सोच जैसे आपने बताई कि जो हमारे आज का युवा है, वो युवा इस तरह की चीज़ों को एक्सपेक्ट है और हम चाहे एक शैक्षिक संस्था जो एक का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे आज मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के आप नेशनल प्रेसिडेंट थे, तो सब लोगों की प्रेजेंस से ही उनको इतनी मोटिवेशन मिली। और चाहे वो बॉलीवुड के भी स्टार्स वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो वो हर एक चीज़ का एक मिश्रण था। और वो जो एक उन्होंने एक जो नज़ारा देखा, वो उनकी जो लोग वहाँ पे थे उनके लिए मेरे ख्याल से ये नज़ारा जिंदगी का एक ऐसा क्षण था जो कभी वो भूलना पसंद नहीं करेंगे। सोच बड़ी अच्छी थी सर कि सबसे ऊंचा तिरंगा फरीदाबाद में हो। ये सोच कब जगी थी? ये सोच जैसे हम विपुल जी के साथ सोच बना रहे थे, हमने अपनी यूनिवर्सिटी में भी एक झंडा फहराने की सोच आई। उसके बाद ये सोचा गया कि कोई ऐसी जगह सोची जाए, पब्लिक प्लेस, जहाँ पे लोग वहाँ आ जा सके, उस जगह को मतलब देख रेख भी अच्छी कर सके और उसके अराउंड कुछ ऐसी फैसिलिटीज डेवलप हो सके। जैसे हमारी सोच बन रही है एक फरीदाबाद हाट डेवलप करने की, एंटरटेनमेंट और कल्चरल कुछ एक्टिविटी और जो बढ़ सके वहाँ प्रोवाइड करने की। तो धीरे धीरे ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, तो कोशिश की जाएगी कि ये पूरा जो एक एरिया है अपने में एक ऐसा डेवलप हो सके जो कि फरीदाबाद और हरियाणा की एक शान बने। निश्चित रूप से इस ट्रस्ट का एक ट्रस्टी होने के नाते मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। जैसे कि अभी आपको बताया हमारे साथियों ने कि फरीदाबाद का गौरव हम खो चुके थे, उसको लौटाने के लिए शुरुआत है और एक आज मील का पत्थर ये आज का दिन साबित होगा। हमारे फरीदाबाद के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, जो एक्सपेक्ट करते हैं उनके भी मन को बहुत आज अच्छा लग रहा होगा और इस ट्रस्ट के द्वारा निश्चित आने वाले समय में
एक वाकई में हरियाणा जो नंबर 1 अभी तक हम सुनते रहते थे, उसको हरियाणा नंबर 1 बनाने के लिए फरीदाबाद को पहले नंबर 1 बनाएंगे और बहुत सुंदर शहर बनाएंगे। विपुल गोयल जी का और सब ट्रस्टीज का बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है और इस शहर को जो वाकई में यहाँ के लोग चाहते हैं एनसीआर में होने के नाते, उसी इसके पुराने गौरव इतिहास को हम दोबारा लौट के फरीदाबाद को सर अभी तक हम हर्ष और कुछ ऐसे महान कवि हुए हमारे फरीदाबाद में जिनके बदौलत हम जानते थे, लेकिन अब नई पहचान देश में फरीदाबाद का जो कद है वो जितना हमारे तिरंगा 254 फीट ऊंचा है उतना ऊंचा हो चुका है। देखिए ऐसा है, अभी हमारे फरीदाबाद को मेले के नाम की बजाय पहले अपने एशिया का मैनचेस्टर बोलते थे, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज में इसका बहुत बड़ा नाम था। पिछले कुछ सरकारों की वजह से हम वो उस जो मैनचेस्टर था उसको हम नाम था उसको खो चुके थे। यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ काम नहीं हुआ था। अब मेनली जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का अपना सपना है स्वच्छ भारत, उसको साकार करेंगे। इस झंडे के बाद जो हम इतनी ऊंचाई तक पहुँचे हैं, इसको और ऊंचाई तक इस बुलंदी पे लेके जाएंगे। मोदी जी के सपने को पूरा करते हुए अगले 1 साल के अंदर पूरे फरीदाबाद ग्रीन फरीदाबाद के नाम से आप बिल्कुल देखेंगे। हर अभी ट्रस्ट के जो अभी तक विचार है सब ट्रस्टीज का, हम एक इस तरह से रोड्स बनाएंगे कि पर्टिकुलर एक पेड़ के नाम से उस रोड पे उसी तरह के पेड़ हम लगाएंगे। सिर्फ ये एक तो पहल है, ये पहल है, ऐसे बहुत से कारनामे करेंगे जिससे फरीदाबाद की पहचान पूरे देश में बढ़ती जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबर 24 आवर्स। देर रात चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले को हाईवे पर एस्कॉर्ट कर रही नेशनल हाईवे की पुलिस पीसीआर गाड़ी ने करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर रंबा मोड़ के पास एक व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिसमें उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुर्घटना की जानकारी मिलते ही सीएम सिटी का पूरा प्रशासनिक एक कर ट्रॉमा सेंटर में पहुंचा। इस दौरान पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी मीडिया को कुछ भी बताने से बचते रहे। घटना के अनुसार सोमवार रात करीब 7:30 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा सीएम खट्टर का काफिला करनाल जीटी रोड पर तारावड़ी से गुजर रहा था। इसी दौरान रंबा मोड़ के निकट एस्कॉर्ट कर रही नेशनल हाईवे की तेज रफ्तार पुलिस पीसीआर गाड़ी ने जीटी रोड पर एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में अचानक ब्रेक लगने पर पीसीआर ड्राइवर वीरेंद्र सिंह व इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मान सिंह भी घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। इलाज के दौरान लगभग घायल व्यक्ति ने दम तोड़ दिया।
देर रात तक एक युवक की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस व्यक्ति का नाम और पता जुटाने में लगी रही, क्योंकि यह मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ था, जिसके चलते ट्रामा सेंटर में अधिकारियों ने कई दौरे किए। दुर्घटना के बाद ट्रामा सेंटर में एक के बाद एक पुलिस अधिकारियों ने दौरे किए, लेकिन दुर्घटना कैसे हुई, कहां हुई, किसके साथ हुई, इसके बारे में सभी चुप्पी साधे रहे। वहीं सीआईडी के लोग भी जानकारी प्राप्त करने के लिए तरसते रहे। आखिरी तक वे भी जानकारी जुटाने की जद्दोजहद में परेशान रहे। दुर्घटना में युवक का नाम पता नहीं चल पाया था, लेकिन ऐसा सामने आया कि दुर्घटना के वक्त उसके हाथ में पेंट का डिब्बा था, क्योंकि पेंट के कुछ छींटे स्कॉट गाड़ी के ड्राइवर एवं इंचार्ज को भी लगे थे। सर, एक एक्सीडेंट हुआ जीटी रोड पे बता रहे हैं जो सीएम साहब के काफिले में। हाँ जी। तो उसमें क्या पता चला, एक की मौत हुई और 2 घायल हैं पुलिसकर्मी? इसमें ये है, गाड़ी जो आगे चल रही थी उसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए हैं और जिससे टकराए हैं उसकी डेथ हो गई है। तो ये गाड़ी किसकी थी, कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये कुरुक्षेत्र बॉर्डर से पानीपत बॉर्डर जा रही थी सीएम के लिए। अच्छा, सीएम साहब के हाँ, जो काफिले में जो इसको ट्रांसपोर्ट के लिए जाती है ना सीएम के लिए, तो वो उसमें जा रही थी और उसमें कोई ये व्यक्ति आगे आ गया था, अभी तक नाम पता नहीं लगा इसका, तो उसके एक्सीडेंट के कारण उसकी डेथ हो गई। तो उसको पोस्टमार्टम सुबह होगा? सुबह होगा। तो पुलिसकर्मी को कहाँ चोट आई है सर? उनके नाक पे और फेस पे है कुछ, और एक हाथ पे थोड़ी चोट। तो उनको एडमिट किया गया? एडमिट किया गया, ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ एडमिट करके। ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के काफिले के आगे चल रही गाड़ी में 2 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। वहीं जिस व्यक्ति से पुलिस गाड़ी की टक्कर हुई उसकी मौत हो गई है। उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। दोनों पुलिसकर्मी इलाज के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री जी तो हॉस्पिटल में नहीं आए, डीसी और एमपी साहब आए थे। वहीं दुर्घटना जानकारी मिलते ही सीएम सिटी का पूरा प्रशासनिक खेवा एक कर ट्रामा सेंटर में पहुंचा। इस दौरान पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी मीडिया को कुछ भी बताने से बचते रहे। घटना के अनुसार सोमवार रात करीब 7:30 बजे चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा सीएम खट्टर का काफिला करनाल जीटी रोड पर तारावड़ी से गुजर रहा था। इसी दौरान रंबा मोड़ के निकट एस्कॉर्ट कर रही नेशनल हाईवे की तेज रफ्तार पुलिस पीसीआर गाड़ी ने जीटी रोड पर एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में अचानक ब्रेक लगने पर पीसीआर ड्राइवर वीरेंद्र सिंह व इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मान सिंह भी घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। इलाज के दौरान लगभग घायल व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। देर रात तक एक युवक की पहचान नहीं हो पाई थी। पुलिस व्यक्ति का नाम और पता जुटाने में लगी रही, क्योंकि यह मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ था, जिसके चलते ट्रामा सेंटर में अधिकारियों ने कई दौरे किए। दुर्घटना के बाद ट्रामा सेंटर में एक के बाद एक पुलिस अधिकारियों ने दौरे किए, लेकिन दुर्घटना कैसे हुई, कहां हुई, किसके साथ हुई, इसके बारे में सभी चुप्पी साधे रहे। वहीं सीआईडी के लोग भी जानकारी प्राप्त करने के लिए तरसते रहे। आखिरी तक वे भी जानकारी जुटाने की जद्दोजहद में परेशान रहे। दुर्घटना में युवक का नाम पता नहीं चल पाया था, लेकिन ऐसा सामने आया कि दुर्घटना के वक्त उसके हाथ में पेंट का डिब्बा था, क्योंकि पेंट के कुछ छींटे स्कॉट गाड़ी के ड्राइवर एवं इंचार्ज को भी लगे थे। सर, एक एक्सीडेंट हुआ जीटी रोड पे बता रहे हैं जो सीएम साहब के काफिले में। हाँ जी। तो उसमें क्या पता चला, एक की मौत हुई और 2 घायल हैं पुलिसकर्मी? इसमें ये है, गाड़ी जो आगे चल रही थी उसमें 2 पुलिस वाले घायल हो गए हैं और जिससे टकराए हैं उसकी डेथ हो गई है। तो ये गाड़ी किसकी थी, कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये कुरुक्षेत्र बॉर्डर से पानीपत बॉर्डर जा रही थी सीएम के लिए। अच्छा, सीएम साहब के काफिले? हाँ, जो काफिले में जो ट्रांसपोर्ट के लिए जाती है ना सीएम के लिए, तो वो उसमें जा रही थी और उसमें कोई ये व्यक्ति आगे आ गया था, अभी तक नाम पता नहीं लगा इसका, तो उस एक्सीडेंट के कारण उसकी डेथ हो गई। तो उसको पोस्टमार्टम सुबह होगा? सुबह होगा। तो पुलिसकर्मी को कहाँ चोट आई है सर? उनके नाक पे और फेस पे है कुछ, और एक के हाथ पे थोड़ी चोट। तो उनको एडमिट किया गया? एडमिट किया गया, ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ एडमिट करके। ठीक है। सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री जी के काफिले के आगे चल रही गाड़ी में 2 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। वहीं जिस व्यक्ति से पुलिस गाड़ी की टक्कर हुई उसकी मौत हो गई है। उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई। दोनों पुलिसकर्मी इलाज के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री जी तो हॉस्पिटल में नहीं आए, डीसी और एमपी साहब आए थे। यमुनानगर में बरसात होते पिछले 24 घंटे से भी अधिक समय हो गया, पर बरसात है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में यहाँ ठंड ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। तो वहीं इस बरसात के चलते किसानों का फसल काफी प्रभावित हुआ है। किसानों की हजारों एकड़ गेहूं की खड़ी फसल जमीन पर औंधे मुंह गिर गई और ऐसे में किसान के माथे चिंता की लकीरें भी साफ देखी जा रही हैं। ऐसे में किसानों की माने तो गेहूं पककर तैयार होने ही वाली थी कि कुदरत की इस आपदा ने उन्हें बर्बाद कर दिया। फसल जमीन पर गिर गई है और गेहूं का दाना यहाँ बारीक होगा।
तो वहीं सोने के रूप में देखी जाने वाली गेहूं की यह फसल काली पड़ जाएगी और उसका बाजार में कोई भी खरीदार नहीं होगा, जिसके चलते किसानों का यह भी मानना है कि अगर बरसात और आती है तो इससे भी दो बैठेंगे। जबकि अब किसानों को अगर कहीं कुछ दिख रहा है तो वह है सरकार का आश्वासन कि सरकार उनकी बर्बाद हुई फसल का मुआवजा देती है या नहीं। आपने सारी गेहूं नीचे गिरी जी, बिल्कुल खराब गए सारी गेहूं जी, और एक बिल्कुल लिपेट इधर का सारी जी, एक बड़े जी। कितना नुकसान हुआ है? सारी फसल गिर गई जी, नुकसान सारी फसल का नुकसान हो गया जी, सारी गेहूं का जी। 5-7 किलो से मेरे बचे नासिया नीचे पड़ी जी बिल्कुल जी। अगर और बरसात आती है इस तरह से 2 दिन हो रहे हैं बजी, और तो ये तो नुकसान ज्यादा पर इसी में होगा, सारी सब कुछ इसी में, सारा नुकसान इसी में होगा जी। हरियाणा के यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल बंद होने के संकेत मिलने के बाद किसान इस बारे में चिंता व्यक्त कर ही रहे थे कि एक और मिल जो कि नारायणगढ़ में है उसके भी मिल मालिकों ने बंद होने के संकेत दे दिए हैं। किसान यूनियन ने भी साफ कर दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो वे जिले के विधायकों का बहिष्कार करेंगे। यमुनानगर में एशिया के नंबर 1 पर आने वाली सरस्वती शुगर मिल के बंद करने के संकेत यहां मालिकों ने पहले से ही दे दिए थे और ऐसे में किसान अभी से ही चिंता में डूबने लग गए कि एक और मिल के बंद होने का मामला भी प्रकाश में आने लग गया है। दरअसल आज यमुनानगर में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चंडूनी ने बताया कि यमुनानगर के बाद नारायणगढ़ शुगर मिल के मालिकों ने भी उसको बंद करने की बात यूनियन के सामने रखी है, जिसके बाद अब यूनियन इस बात को लेकर चिंतित हो गई है कि यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल से 40,000 किसान के अतिरिक्त कुल 1 लाख के करीब लोग हैं जो सीधे तौर पर मिल के बंद होने से प्रभावित हो जाएंगे। जबकि यमुनानगर के साथ अब नारायणगढ़ की मिल के बंद होने के जब संकेत मिले हैं तो ऐसे में यह साफ हो रहा है कि इस क्षेत्र का किसान न केवल प्रभावित होगा बल्कि उसे रोजी रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे और इसका कसूरवार भारतीय जनता पार्टी ही होगा। विषय है वो बड़ा गंभीर है क्योंकि सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में जो स्थापित है उन्होंने आगामी वर्षों में मिल को बंद करने की चेतावनी दे दी है और जो अब गन्ना बिजाई हो रही है उसमें उन्होंने किसानों को कह दिया है, पर्चे बंटवा दिए हैं कि किसान अपने रिस्क में आगे के लिए गन्ना बीजें, वो ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते। और जो गन्ना बिजाई का प्रोत्साहन जो दिया जाता था, जो सब्सिडी पे खाद या बीज दिया जाता था उनको बिना ब्याज वो भी उन्होंने देना बंद कर दिया है। ये जो है ये पूरे उत्तरी हरियाणा के लिए एक बड़ा गंभीर मैसेज है। इनको देख के जो दूसरी प्राइवेट मिलें हैं, पिकाडली शुगर मिल है या नारायणगढ़ शुगर मिल है, इनको देख के वो भी बंद कर सकते हैं। नारायणगढ़ शुगर मिल ने भी भारतीय किसान यूनियन को चिट्ठी लिख के अवगत करा दिया है कि वो भी गन्ने की पेमेंट करने में असमर्थ हैं और सरकार को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो ये जो स्थिति आई है ये सारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी गलत नीतियों की वजह से है, क्योंकि आज जो है वो चीनी बहुत सस्ती है और दूसरे प्रदेशों की जो सरकारें हैं जहां वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां की सरकारों ने अपनी मिलों को बचाने के लिए वो सरकारें आगे आई हैं। वो प्राइवेट मिलों को भी और कोऑपरेटिव मिलों को भी दोनों को अनुदान दे रही हैं, राहत दे रही हैं जो अपने पड़ोसी राज्य हैं। लेकिन हरियाणा सरकार जो है इसने अभी तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है और अगर शुगर मिलें बंद होती हैं तो ये उत्तरी हरियाणा का जो किसान है उसके लिए बहुत एक संकट की स्थिति होगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि फिर भारतीय किसान यूनियन के पास आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। और सबसे पहला कदम हमारा फिर ये होगा कि जो यहाँ के एमएलए हैं, जो गन्ना प्रभावित क्षेत्र के जो एमएलए हैं, सबसे पहले हम उनका बहिष्कार करेंगे और उनको गाँव में घुसना बंद करेंगे, क्योंकि आज उनकी जिम्मेवारी बनती है। हम प्रेस के माध्यम से उनको भी ये कहना चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री जी पे दबाव डालें और मुख्यमंत्री जी पे दबाव डाल के अपने इलाके की मिलों को और अपने इलाके के किसानों को बचाएं। उनका वो इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनका ये फर्ज है, उनका ये कर्तव्य है कि उनके इलाके का किसान बचा रहे।
2 जिलों की मिलें बंद होने के साथ हरियाणा की और कई मिलों पर भी ताले लटक सकते हैं, क्योंकि गन्ने का भाव तो तेज है, लेकिन चीनी का रेट कम होने के कारण हर मिल मालिक मिल चलाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। जबकि अन्य राज्यों में सरकार मिल की देखरेख करती है और वहाँ गन्ने के भाव और चीनी के भाव में अंतर नहीं रखती। लेकिन हरियाणा में गन्ना तो 310 रुपया क्विंटल है, जबकि चीनी 2610 रुपया क्विंटल है। ऐसे में अब मालिकों की भी मजबूरी है और यदि सरकार ने इन मिल मालिकों की नहीं सुनी तो मिल तो बंद होंगे ही, लेकिन उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा हुआ तो वह जिले के विधायकों का बहिष्कार कर देंगे और उन्हें किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस बात को लेकर उन्हें आम लोगों ने चुना था, जब वह उनकी आवाज को ही नहीं उठाएंगे तो उनके रहने का क्या फायदा। देखिए, बहिष्कार तो ये है कि वो हमारे नुमाइंदे हैं, हमारा अनुरोध है उनसे कि वो हमारी जाके वकालत करें, और अगर वो इसमें विफल रहते हैं, अगर वो अपनी वकालत करने में विफल रहते हैं, अगर वो इलाके की आवाज उठाने में विफल रहते हैं, फिर हमें उन्हें एमएलए का क्या करना है। हम उनका गाँव में घुसना बंद करेंगे सबसे पहले, कि फिर हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम उनका गाँव में घुसना बंद करेंगे सबसे पहले। जिस निर्माण घोटाले को सरकार के इंजीनियर नहीं पकड़ पाए, उस घोटाले की पोल 2 दिन की बारिश ने खोलकर रख दी। जी हां, करनाल सीएम सिटी में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर पिछले कई सालों से चल रहे फ्लाईओवर निर्माण में जिस प्रकार की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह 2 दिन की बारिश को भी झेल नहीं पाई। सीएम सिटी करनाल में इस प्रकार की घटना का सामने आना कहीं न कहीं किसी बड़े घोटाले का संकेत दे रहा है। यहाँ बनाए गए फ्लाईओवर 2 दिन की बारिश में धंसने शुरू हो गए हैं और गाड़ी गुजरने के साथ ही इनके पिलर कांपने लगते हैं। ऐसे में ये फ्लाईओवर कब तक टिक पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ये 5-4 दिन से पहले ही शुरू हुआ है, पुलिस का बुरा हाल हुआ, बड़े बारिश अभी एक आई है तो सरकार की पोल खुल गई है, सारा पुल नीचे टूटा हुआ है, मटेरियल हल्का लगा हुआ है, हाथ में लूक और बजरी हाथ में आ रही है, बड़ा हादसा हो सकता है। धस गया पुल, पूरा पुल धसने का टूट भी गया है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भारी वाहन नीचे गिर सकता है। तो गाड़ियां अभी भी चल रही हैं? गाड़ियां अभी भी चल रही हैं, सरकार लापरवाही पड़ी है। सारा एक ही बारिश हुई है, उसके अंदर धस चुका है सारा ये पुल, तो हादसा हो सकता है। हाँ, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये सामने ही है, देखो पोल खुली हुई है, बजरी और लूक हाथ में आ रही है। तो क्या देखा आपने? मैं जी दिल्ली से जा रहा था पंजाब अम्बाला साइड में, तो इधर एकदम गाड़ी के सामने कंपन पैदा होगी, तो कंपनी ने देखी तो ये फिर गाड़ी को नीचे लेके आए, तो ये बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, कि किसी की जान भी जा सकती है और बाद में गाड़ी वाले को दोष दे देते हैं। पुल अभी भी जारी चल रहा है, ऊपर से ट्रैफिक जारी है और एक बहुत बड़े हादसे का नुकसान का जिम्मेवार है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गरमेल सिंह। वहीं गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमा कंपनी को 31 मार्च तक हाईवे पर फ्लाईओवर निर्माण पूरा करने का निर्देश दे रखा है, जिसके चलते काम पूरा करने की जल्दबाजी में निर्माण कार्यों के साथ समझौता किया जा रहा है, जिसका खुलासा करनाल में चल रही 2 दिनों की बारिश के दौरान हुआ है। वहीं जिला के अधिकारी कहते हैं कि आपने इस बात को सामने लाया है, इस बारे में हम कंपनी को खत लिखेंगे और आवाजाही बंद करवाएंगे। हाँ, इसमें अभी हाल ही में कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं और एक मेजर रीजन इसमें ये है कि जो हमारा एनएच अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और कंपनी में हमने कई चिट्ठियाँ लिखी हैं, कंपनी को भी लिखी हैं हमने और डिफरेंट विभागों को भी लिखी हैं, जल्दी से निर्माण कार्य पूरा करवाया जाए, और इन्होंने आश्वासन दिया हमें कि 31 मार्च तक ये पूरा कंप्लीट करवा लेंगे, और उम्मीद है मुझे जितना जल्दी पूरा हो जाएगा हमारे एक्सीडेंट्स डेफिनेटली इससे कम होंगे। सर, करनाल अनाज मंडी के सामने भी फ्लाईओवर शुरू हुआ है 15 दिन पहले ही, और वो भी आज टूट चुका है, तो उसके बाद भी आवाजाही उन्होंने कर रखी है, तो उसको भी रुकवाया जाएगा, कोई हादसा ना हो। हाँ, नहीं, अगर ये आपने अच्छी ये नोटिस में लाए हैं आप कि ये थोड़ा सा अगर धसी है मिट्टी इसमें, डेफिनेटली अगर ये रिस्की पॉइंट है तो हम इसको इनको बोल के जल्दी ठीक करवाएंगे और ट्रैफिक ब्लॉक करके नीचे से इसको लेके जाएंगे, तो ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार करनाल जिला प्रशासन की इस तरह की अनदेखी हादसों की जिम्मेदार बनती रही। अब भी सवाल यही उठता है कि 20 दिन पहले कंप्लीट हुआ यह फ्लाईओवर एक बरसात में ही धंस कैसे गया और टूटने के बाद भी वाहनों की आवाजाही फ्लाईओवर से जारी है। क्या प्रशासन और राज्य सरकार सिर्फ हादसा होने के बाद ही कोई कार्रवाई करता है? यह एक बड़ा सवाल है। नारनौल में बिजली का कहर व्यापारी को झेलना पड़ा। एक लकड़ी के कारखाने शॉर्ट सर्किट से लगी आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं कारखाने की बिल्डिंग को भी काफी नुकसान हुआ है। वहीं गोदाम मालिक अरविंद ठेकेदार ने बताया कि जैसे ही उनके भाई को कुछ जलने का एहसास हुआ, उन्होंने आकर कारखाने में देखा, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग चुकी थी।
उन्होंने लोगों की मदद से कारखाने में खड़ी स्कूटी को बाहर निकाला और नगर पालिका के पूर्व प्रधान के पति चिमन लाल को फोन कर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाने को कहा। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, जिसके चलते महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से भी फायर ब्रिगेड मंगवानी पड़ी। इस बड़े हादसे की सूचना पाते ही सीटीएम रोहित यादव मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद पुलिस अधीक्षक बलबीर सिंह भी वहां पहुंचे और लगभग 20 से 25 गाड़ियों के द्वारा कड़ी मशक्कत से 4 से 5 घंटे में आग पर काबू पा लिया। वहीं पीड़ित की माने तो वो भी प्रशासन ने जो जिम्मेवारी निभाई उससे वह संतुष्ट है। मेरे छोटे भाई जो है मनीष कुमार के जो है फर्नीचर की में दुकान, और 12:15 बजे करीब जो है ये इनको कुछ महसूस हुआ कि कोई जलने की आ रही है। ये तुरंत ऊपर से आए रेजिडेंस से, और रेजिडेंस से आकर देखा तो इन्होंने जो है क्या नाम है आग लगी, और इन्होंने अपनी स्कूटी निकाली, और स्कूटी निकाल के इन्होंने जो है पूर्व प्रधान जो है रतन लाल चिमन जी को फ़ोन किया फायर ब्रिगेड के लिए, और उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड आई। और आने के बाद फायर ब्रिगेड नारनौल की रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ से फायर ब्रिगेड आई है, और सीटीएम साहब और सेक्रेटरी महोदय प्रशासन वगैरह सारा पुलिस महकमा सारा साथ था। फर्नीचर का लगभग जो है 20 से 25 लाख का नुकसान है। बिल्डिंग का जो नुकसान है उसका अभी अंदाजा लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि अभी धुआं है, गर्म है, इस वजह से इसमें लगा सकती। किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं, किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये भगवान की कृपा है। अब सवाल उठता है प्रशासन पर कि वो इसी तरह रिहायशी इलाकों में इन कारखानों को चलने देगा या फिर लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनका कहीं और स्थानांतरण करेंगे। गुड़गांव के एसडीएम से न्याय की आस लेकर आए चंदू गांव के लोगों का कहना है कि कुछ दबंग लोग उनका वोट एक गांव से दूसरे गांव का बनवाने की बात कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गुड़गांव के एसडीएम ने न्याय की आस लेकर आए ये लोग चंदू गांव के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि पास के गांव बुरेड़ा के दबंग राजनीतिक रसूख के दम पर इनका वोट चंदू से हटवाकर अपने गांव बुरेड़ा में कराना चाहते हैं। दरअसल इन इलाकों में चुनाव होने हैं, जिनको लेकर वार्डबंदी रही है। वार्डबंदी में अधिकारियों ने चंदू गांव के लोगों का वोट बुरेड़ा में कर दिया है, जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार को एसडीएम को देनी है। हालांकि अब तक रिपोर्ट एसडीएम के टेबल पर नहीं पहुंची है। ऐसे में गांव के सैकड़ों ने एसडीएम के दफ्तर में पहुंचकर अपना वोट अपने ही गांव में रखने की अपील की है। इसे प्रशासनिक लापरवाही कहें या फिर राजनीतिक रसूख वालों का दबदबा, खैर कुछ भी हो, लेकिन इससे ये साफ हो जाता है कि लोग चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हालांकि ये कोई पहला वाकया नहीं है। चुनाव जीतने के लिए कई फर्जी वोटों के इस्तेमाल का मामला प्रदेश के पूर्व खेल मंत्री पर अब तक चल रहा है। ऐसे में एक बार फिर वार्डबंदी में दूसरे गाँव का वोट अपने गाँव में करवाने की साजिश सामने आई है। हालांकि अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। 2-3 आदमी हैं जी। इसमें राज्यपाल है शिकायत करता। अच्छा। और एक अपना जो केट में मैटर जो है उसमें एक नगेंद्र और एक रामकिशन। अच्छा। ये 3 तो मेरे साथ कोर्ट में फाइट कर रहे हैं। ठीक है जी। और जो अभी ऐतराज जो चल रहे हैं इसमें राज्यपाल और रविंदर ये हैं, परिवार एक ही है, उनका सभी का परिवार एक है। क्या चाहते हो? हम अपनी वोट गांव चंदू में रखना चाहते हैं जी। एसडीएम साहब से बात हुई, एसडीएम साहब बोले हमारे पास अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं आई, हम फैसला क्या करें। तो उन्होंने अपने रीडर आनंद को भेज के सीआरओ साहब गुड़गांव उनके पास भेजा, और उनको ये बोली गई है कि हमारी जो है ये फैसले की जो है जल्दी से जल्दी पहुंचाओ। शकुंतला नाम है, 54 साल हो गए मेरी शादी न हुए न। गांव का बीच में हमारी हवेली है, पुरखा की बनाई और वहीं का पैदाइशी है। ये मेरा बच्चा, ये सब वहीं की पैदाइशी है। और अब जो हमारी वोट बुढ़ेड़ा में कर रहे हैं, हम बुढ़ेड़ा में नहीं जाना चाहते, हम चंदू में रहना चाहते। अच्छा, रेंट रिहाइश की जगह थी, उस जगह कम पड़ गई तो बाहर मकान बना दिया। करनाल हरियाणा ग्रामीण जल नीति 2012 के तहत जल और स्वच्छता सहायक संगठन में साल 2012 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अनुबंध के आधार पर लगाए गए प्रदेश के 125 खंड संसाधन कर्मचारियों को वर्तमान सरकार ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीआरसी संगठन के प्रधान बलदेव आर्य ने बताया कि करनाल से शुरू हुई उनकी रोजगार बचाओ यात्रा सोमवार को करनाल से कुरुक्षेत्र, इसके बाद अंबाला होते हुए 5 तारीख को पंचकुला पहुंचेगी। पंचकुला पहुंचने के बाद 2 दिन के साकेतिक धरना देकर बीआरसी अपनी मांगे सरकार के सामने रखेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार इसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानती है तो 9 मार्च से दिल्ली में स्थित जंतर मंतर पर अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन के माध्यम से बीआरसी संगठन के सदस्यों ने ओएस
को बताया कि चुनाव में अपने अच्छे दिन आने की हुकार भरने वाली भाजपा ने प्रदेश में सरकार बनाने के 4 महीने बाद ही अनुबंध आधार पर लगे गए बीआरसी को हटाने का नोटिस थमा दिया है, जो बीआरसी के भविष्य के साथ सरासर नाइंसाफी है। आज हम रोजगार बचाओ यात्रा कर रहे हैं करनाल से पंचकुला की, क्योंकि WSSO के अंदर वाटर एंड सैनिटेशन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के हमें 2.5 साल पहले ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर लगाया था, लेकिन अभी हमें सरकार से ये पत्र प्राप्त हुआ है कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और हमारी यात्रा जो है रोजगार बचाने के लिए 126 परिवारों को बेरोजगार किया जा रहा है। उसके खिलाफ हम लोग करनाल से चंडीगढ़ की यात्रा करेंगे और आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD से मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्याय किया जाएगा और इसके बाद हम लोग 9 से 13 मार्च की जंतर मंतर पे धरना करने की तैयारी कर रहे हैं। आज करनाल से कहाँ रवाना हो रहे हैं? आज करनाल से कुरुक्षेत्र रवाना हो रहे हैं। पहले हमारी जो भर्ती हुई थी वो सीधी भर्ती हुई थी डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि इनको हटा के आउटसोर्सिंग के थ्रू दोबारा भर्ती कर ली जाए, जो बिल्कुल हमारे साथ सरासर अन्याय है और इतने लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। जबकि मोदी जी और मुख्यमंत्री जी ये कह चुके हैं कि किसी को बेरोजगार नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हमें हटा रही है सरकार। क्या नाम आपका? बलदेव राज। बीआरसी संघ के प्रधान बलदेव आर्य ने बताया कि जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन ने अपने अस्तित्व में आने के मात्र 2.5 साल के कार्यकाल में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें बीआरसी का महत्वपूर्ण योगदान है। बीआरसी की चयन प्रक्रिया के समय जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाले गए विज्ञापन में उनका मानदेय 15,000 रुपए देने की बात कहकर WSO के तहत सीधी भर्ती की गई थी, परंतु अब 2.5 साल बीत जाने के बाद सरकार मौजूदा बीआरसी को 31 मार्च 2015 के बाद हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। नई भर्ती एनजीओ के तहत ठेका प्रथा पर रखने के आदेश जारी किए हैं। बीआरसी को छोड़कर अन्य पदों पर कार्यरत लोगों के मानदेय में 2 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है और उनकी सेवाएं निरंतर जारी हैं। इसके विपरीत जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले बीआरसी को हटाकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम जन स्वास्थ्य विभाग में 2.5 साल से कार्यरत हैं और अब हमें मतलब यहाँ से हटाया जा रहा है, आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्य को बरकरार रखा जाए, क्योंकि 2.5 साल से हम कार्य कर रहे हैं, एक्सपर्ट हो चुके हैं इस चीज में। अब यही हमें निकाल के अलग से बीआरसी दोबारा लगाए जा रहे हैं, तो क्यों लगाए जा रहे हैं? और सरकार बार बार यहाँ करनाल में भी प्रोग्राम हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, बेटियां बच भी गई और पढ़ी लिखी, उनको ही सरकार बेरोजगार कर रही है। तो ये गलत है। हमारी मांग सरकार से यही है कि हमें मतलब हमारे रोजगार को बरकरार रखा जाए, वरना हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे और जंतर मंतर वाला सिस्टम जो आपको ये बता रहे हैं सारा प्रोग्राम रहेगा। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमें बेरोजगार न किया जाए। पैदल यात्रा कहाँ से शुरू की थी और कहाँ तक जाएंगे? ये करनाल से स्टार्ट करके हम पंचकुला के लिए चल रहे हैं जी। क्या नाम आपका? रानी मलिक। प्रदेश का फिरोजाबाद जिला आलू उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पैदा किया हुआ आलू मुंबई की मंडियों तक सफर करता है। सब्जियों के राजा कहे जाने वाले आलू का मिजाज बरसात के कारण एक बार फिर से बिगड़ गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आलू के फसलों की, जहां लगातार हो रही आलू की खुदाई पर बरसात के कारण विराम लग गया है। किसानों को चिंता हो रही है कि कहीं ज्यादा बरसात न हो जाए, किसानों के आलू उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए किसान आलू खोदने को मजबूर हो रहे हैं। सर्दियों के मौसम में आलू का स्वाद हर जुबान को भाता है। इस मौसम में आलू का उत्पादन कुछ ज्यादा नहीं था। फिरोजाबाद जनपद आसपास के जनपदों की अपेक्षा आलू उत्पादन का गढ़ माना जाता है, लिहाजा इस मौसम में आलू उत्पादकों को अपने आर्थिक लाभ की संभावनाओं की ख्वाहिशें भी कुलाचे मारने लगती हैं। जिस प्रकार से आलू के उत्पादन की उम्मीदें जेहन में समाई थीं, लेकिन उस पर मौसम की अचानक ऐसी मार पड़ी कि किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। किसान आने वाले समय में इन संभावनाओं के निर्मूल्य साबित होने के बाद अपनी इस फल का किराया कोल्ड स्टोरेज को अदा नहीं कर पाते हैं और आलू फेंकने को मजबूर हो जाते हैं। इन हालातों में आलू के खपतकारों को सिर्फ नुकसान ही नुकसान भुगतना पड़ता है, बल्कि आलू के फसल के लालच में किसानों को अधिक भरपाई करनी पड़ती है। उससे आलू की फसल पर क्या प्रभाव पड़ा है? आलू को नुकसान ही नुकसान है सब। जब आलू की गड़ाई हुई थी उस समय क्या कंडीशन थी? आलू गड़ाई बीज की रेट कम से कम 1200 रुपया कुंटल लगवा, वो बीज लवा रखो, चीज बत्ते सब गहने रहता ही, तब तो बीज लवा सब न लौटाव दिख रही हो। इस समय क्या भाव है आलू का? अबे का 250 रुपया। आलू की फसल पर क्या प्रभाव पड़ा है और गेहूं की क्या कंडीशन है? 50% कम है गेहूँ वो, और उससे आलू होगा 50% कम, सड़ेगा हरो है वो। तो खुदाई यहाँ शुरुआत हो गई कि नहीं? नहीं, काऊ की है गई, अब तो 15-20 दिन गई गाड़ी, जब मौसम खुले तो
बरसात से लगभग नुकसान होगा? आलू में परसेंट होगा करीब 40% तो होगा। होली का त्योहार नजदीक आते ही शराब का अवैध धंधा करने वाले सक्रिय हो गए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध शराब को बरामद किया है। मामला थाना शिकोहाबाद के गिहार कॉलोनी का है, जहां पहले भी कई बार अवैध शराब बनाने के कारखाने मिलते रहे हैं। उसी कॉलोनी में आज जब आबकारी विभाग ने पुलिस की सहायता से छापा मारा तो 3 लोग जो कच्ची शराब तैयार कर रहे थे उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। आबकारी विभाग को इस छापे से 2500 लीटर कच्ची शराब, 250 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ, जिसे आबकारी विभाग द्वारा तुरंत नष्ट कर दिया गया और मौके से पकड़े गए 3 अभियुक्तों को अपने हिरासत में लिया। पर सवाल उठता है कि इस कॉलोनी से पहले भी कई बार शराब बरामद की गई, तो स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा पहले छापे क्यों नहीं मारे जाते, ताकि इस कारोबार को करने वाले लोग दहशत में पड़ जाएं और तीज त्योहार के मौके पर इस बदनाम कॉलोनी में छापा प्रशासन वाहवाही बटोरने में नजर आता है। होली के त्योहार पे उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। उन्हीं निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी फिरोजाबाद महोदय, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की एक संयुक्त टीम बनाई है कि होली के समय जो अवैध शराब माफिया हैं, यहाँ की कच्ची शराब मिल रही है या किसी ब्रांच से बाहर की शराब है, उसको तोड़कर अंकुश लगाया जाए, जिससे कोई दुर्घटना न होने पाए। के पूर्व जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज मैं जिला आबकारी अधिकारी थाना कोतवाली शिकोहाबाद की इंस्पेक्टर, मैं फोर्स के साथ आबकारी टीम के साथ ये तहसील के बगल जो गिहार कॉलोनी है, यहाँ पर छापा डाला गया। छापे के दौरान लगभग 2500 लीटर लहन नष्ट किया गया और लगभग 200 लीटर पकड़ा गया है, जिनके विरुद्ध थाना आजाद शिकोहाबाद में आबकारी अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर रही है। नारनौल में बिजली का कहर देखने को मिला, जिसमें एक बेजुबान जान बिजली विभाग की लापरवाही बयां कर रही है। एक तरफ बारिश का मौसम तो दूसरी तरफ बिजली के कहर ने एक बेजुबान जानवर की जीवन लीला समाप्त कर दी। पीड़ित की माने तो रोजमर्रा की तरह वो अपने ऊंट को लेकर नारनौल आ रहा था, तभी अचानक नारनौल के गौशाला रोड पर अवैध रूप से बने एक आयुर्वेदिक दवाखाना में लगी अवैध बिजली की वायर में करंट आने से ऊंट की मौत हो गई और व्यक्ति बाल बाल बचा। क्या मामला हुआ, कैसे हादसा हुआ? ये तूड़ा भर के मैं ले आ रहा था, जैसे रोड पे यहाँ गुजरा तो नीचे कोई वायर थी, ऊंट गिर गया एकदम से। गिरते जैसे मैं सोचा भी कुछ लगा होगा, उठाया इसको और उठाने के बाद मैं इसको हाथ लगाया तो मेरे भी करंट लगा और करंट लगने के बाद फिर वो वायर देखी, फिर उसको तोड़ा, फिर जब तक ये खत्म होगा। आपने पुलिस को सूचित किया? पुलिस मौके पे पीसीआर की थी, उन्होंने मदद की मेरी। आपने क्या कार्रवाई की? अभी तक कुछ भी नहीं, अपने ऊँट के बचाने के लिए लग रहा था, वो नहीं बचा। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करने का हवाला दे जांच की बात कही और अपना पल्ला झाड़ लिया। मेरा नाम राजेश। तो ये क्या मामला है जी? आज इतला मिली भाई जने ऊँट करंट से मर गया, तो मैं मौके पे आया हूँ, अब कार्रवाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये किसकी वजह से ऊँट मरा है? ये करंट लगने से वजह बता रहे हैं, बाकी भी देख रहा हूँ, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। अच्छा, जो आरोपी है वो कह रहे भाग गया? अभी मुझे पता नहीं है, अभी दरखास्त मेरे को मिल जाएगी, अभी कार्रवाई कर रहा हूँ मैं। तो मामला दर्ज अभी नहीं हुआ है? ना, अभी नहीं हुआ है, कर रहे हो कार्रवाई। इसमें लापरवाही आप किसकी मानते हैं? बिजली बोर्ड के, बिजली प्रशासन मानते हैं, किसकी मानते हैं? इन बिजली प्रशासन के, जिसने तार जो है चोरी करी उसी की है जी। अवैध रूप से तार लगा हुआ जी। लापरवाही बिजली विभाग की और खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ा। आखिर इस अवैध आयुर्वेदिक दवाखाने को जिला प्रशासन के द्वारा दी गई अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत क्यों नहीं हटाया गया और बिजली विभाग के नाक के नीचे इस आयुर्वेदिक दवाखाने में अवैध बिजली कैसे लगा, इसका जवाब तो बिजली विभाग या प्रशासन के आला अधिकारी ही दे सकते हैं। पिहोवा के नेशनल हाईवे 65 पर चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि आरोपी दिन हो या रात वारदातों को अंजाम देने से नहीं रुक रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। पिहोवा के नेशनल हाईवे 65 पर नहीं थम रही चोरी की वारदातें। दिन हो या रात चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं। इतना ही नहीं, पुलिस के हाथ चोरों का नामो निशान तक नहीं है। जी हां, ऐसी ही एक घटना पिहोवा के नेशनल हाईवे 65 पर मौजूद खाद्य पदार्थ के होलसेल की दुकान पर।
जहां से चोर लगभग 1.5 लाख की खाद्य सामग्री ले उड़े। दुकान मालिक को इस घटना की जानकारी पड़ोसी दुकानदारों से मिली तो तुरंत दुकान मालिक ने इस घटना की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम को बुलाया, लेकिन चोरों के खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। आपको बता दें कि चौकी पिहोवा ने दुकान मालिक के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है। पिहोवा पुलिस चोरी के मामलों को उलझाने में फिसड्डी साबित हो रही है। एटीएम हो या घर, चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं, जब उनके मन में आए तब चोरी हो जाती है, जिसकी वजह से पिहोवा वासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मैं मंदिर में गया था, उस टाइम मैं आके देखा ताला टेपड़े हैं। फिर मैं अपने चाचा को लेके पुलिस स्टेशन में गया, वहाँ से पुलिस लेके आए और पुलिस की मौजूदगी में हमने सेट वहाँ देखा कि हमने देसी की टीन, देसी की पेटियाँ और स्कीम मिल्क पाउडर के कट्टे चोरी हुए थे। पुलिस ने जो हमारे से एप्लीकेशन लेके FIR लॉन्च कर ली है, हमें सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलवाया। बात करते हैं नारनौल की, जहां खाद्य आपूर्ति विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक वैन गाड़ी से 20 अवैध घरेलू इंडियन गैस के सिलेंडर बरामद किए हैं। ये तस्वीरें एक काला बाजारी की जीती जागती कहानी बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों में ये काला कारोबार तब कैद हुआ जब मीडिया को इंडियन गैस के सिलेंडर के काला बाजारी की सूचना मिली तो मौके पर मीडिया पहुंची और सच्चाई को कैमरे में कैद कर जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। लोगों की माने तो ये काला कारोबार इंडियन गैस की नुमाइंदों की मिलीभगत से चल रहा है और आम आदमी को सरकार के द्वारा मिलने वाली घरेलू गैस नहीं मिल पा रही। अब तो आप तस्वीरों में देख के ये अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये काला कारोबार यहाँ कितने दिनों से सक्रिय था और इंडियन गैस की नुमाइंदे भी मिलीभगत से कैसे लोगों की जेब को चुना लगा रहे थे और जिला प्रशासन कैसे मुख दर्शक बनकर बैठा था। लेकिन आज अब मीडिया ने हकीकत से रूबरू करा दिया तो जिला प्रशासन ने शक्ति दिखा मामला दर्ज कर दिया। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि इस काले कारोबार के व्यापारी कैसे कैमरे से छुप मीडिया को कैमरा बंद करने की बात कह रहे हैं। मामले को तुल पकड़ता देख खाद्य आपूर्ति विभाग पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचा और आगामी कार्यवाही करने लगा। साथ ही वहां से खाद्य आपूर्ति विभाग ने 20 गैस के सिलेंडरों सहित एक वैन गाड़ी और आरोपी व्यक्ति को धर दबोचा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी व्यक्ति को हवालात में बंद कर दिया गया है। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के मामले आए दिन सामने आते हैं, लेकिन आज के इस मामले ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक सवालिया निशान लगा दिया है कि आखिर खाद्य आपूर्ति विभाग मीडिया में खबर आने के बाद ही क्यों जागता है और इससे पहले ये काले कारोबार जिला प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम चलते हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आज की इस कार्यवाही से गैस मालिकों और जिला प्रशासन कितने सख्ती से काम लेते हैं। आज दिनांक 2/3/2015 को CTM द्वारा टेलीफोन पर बताया गया था कि गैस के गोदाम के पास न्याय तिहाड़ी की सीम में कुछ गैस की कालाबाजारी करने के लिए सिलेंडर रखे हुए हैं। वहाँ मैं मौके पर पहुंचा था। एक वैन में 11 सिलेंडर और 9 सिलेंडर उसके पास रखे हुए थे, जिनको हमने पकड़कर थाना में एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट 7/10/1955 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। कौन सी एजेंसी के सिलेंडर थे सर? ये इंडियन गैस के थे, सारे IOC के सिलेंडर थे। कितने दोषी इसमें, किसकी गिरफ्तारी, कुछ बरामद भी हो पाया? क्या क्या बरामद हो पाया? जो मारुति वैन चालक था श्री वीरेंद्र सनोफ रामेश्वर दयाल को मौके पर गिरफ्तार। शहीदी दिवस के पावन अवसर पर फरीदाबाद में विश्व का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 के टाउन पार्क में पूरे देश का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा तिरंगा शहर की शान बनकर लहराया। 250 फीट होगी और आकार में उसकी चौड़ाई 96 फीट और लंबाई 64 फीट होगी। इतना बड़ा तिरंगा अंजाम दिया। ये काम हमेशा हमेशा के लिए एक कीर्तिमान बनकर रहेगा। यही हम इसको आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। मैं जो स्टेज के पीछे लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश करूंगा वो इसे खाली कर दें।
जो लोग ट्रस्ट के सदस्य हैं या जो विधायक हैं, उनको छोड़कर सभी से निवेदन है कि वो मंच की ओर अग्रसर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी उनका अभिवादन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी हमारे बढ़ती रहनी चाहिए। And I think that's a very proud moment for every Indian in us. So thank you so much for this glorious day. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा to all the eminent leaders, dignitaries, martyrs, war heroes. मैं ज़्यादा वक्त ज़ाहिर नहीं करूँगा. मैं ये कहना चाहूँगा कि जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। श्री मनोहर लाल खट्टर जी से। वीर कपूर जी यहीं रहेंगे, फिक्र मत करिए। हाँ, भारत माता के, भारत माता के। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई शाह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल जी, विधायक श्री विपुल गोयल जी, हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी, परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह जी,
हमारे बीच में नेता अभिनेता रणबीर कपूर जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, भैया पीछे मेरी सरकार में राज्य मंत्री श्री कंबोज जी, सभी विधायकगण, अतिथिगण, फरीदाबाद के सभी माननीय नागरिकगण, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, बड़ा कठिन है एक अभिनेता के बाद मुझे बोलना, क्योंकि आपकी चाहत अभिनेता की है, लेकिन मैं भी आपके बीच का एक छोटा सा कार्यकर्ता जब ये आया था। आज हरियाणा प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में मुझे यहां भेजा है। मैं आज मुख्यमंत्री बन के आया हूं। बहुत ही मेरे लिए एक गौरव का दिन है। वो 1 जून 1980 जब मैंने सार्वजनिक जिनिस फरीदाबाद की धरती से शुरू किया, वो एनआईटी, वो जरोंदा, वो बल्लभगढ़, वो सरायख्वाजा, ये सब स्थान आपके बीच में रह करके मुझे काम करने का अवसर मिला। और आज हमारे राष्ट्र के प्रतीक के रूप में, हमारे सम्मान के नाते एक इतना ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, जो भारत का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा तिरंगा ध्वज, जिसको लिम्का बुक ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है, इसका ऊंचाई 280 फीट ऊंचाई, और इसका केवल ध्वज का जो वजन अगर देखा जाए तो 48 किलोग्राम इसका वजन है। इसका साइज 64 फुट बाई 96 फुट है। ये अपने आप में हमारे लिए धरोहर है। मुझे गौरव है कि इस प्रकार का राष्ट्रीय ध्वज हरियाणा के फरीदाबाद नगर में ये हमेशा हमेशा हमको याद कराएगा अपने सम्मान का, राष्ट्रीय सम्मान का, राष्ट्रीय गौरव का। ये ध्वज, इस ध्वज के नीचे हम सब एक परिवार के रूप में रहेंगे। एक परिवार जो जाति, जो पंथ, संप्रदाय, इन सब से ऊपर उठकर हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता, हमारा राष्ट्र एक है, हम सब एक हैं, ये हमको बार बार याद कराएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले स्वतंत्रता सेनानी, वो हमारे लिए एक देश को आजादी दिलाने के लिए इतना बड़ा काम कर गए, उनके प्रति हम नतमस्तक हैं। स्वतंत्रता की रक्षा, इस देश की रक्षा हमारे सैनिक कर रहे हैं। तीनों सेनाओं के हमारे सैनिक, वो चाहे देश के अंदर रहकर, चाहे देश की सीमाओं पर रहकर हमारा जो रक्षा का काम कर रहे हैं, हम उनके प्रति भी नतमस्तक हैं। प्रतीक के रूप में हमारे बीच में आज ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह जी हैं, मैं उनके सामने नतमस्तक हूं, और उन सेनाओं को भी मान सम्मान से मैं आदर से नतमस्तक होता हूं। और एक बड़ी गौरव की बात हमारे लिए, हमारा हरियाणा क्षेत्रफल में देश का एक छोटा प्रदेश 1.37 क्षेत्रफल है। आबादी के नाते देश की आबादी का मात्र 2% है। लेकिन गौरव की बात है कि हमारे यहां से सैनिकों की संख्या देश की सेना का 10% है। महेंद्रगढ़ में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के आवास के बाहर हटाए गए गेस्ट टीचर्स ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। गुस्साए गेस्ट टीचरों ने शिक्षा मंत्री और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार में लगाए गए गेस्ट टीचर्स वर्तमान की बीजेपी सरकार के लिए गले की फांस बनती जा रही है। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों 174 गेस्ट टीचरों को कागजात की कमी के चलते बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उस समय इन्होंने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों व शिक्षा मंत्री से मिलकर दोबारा ज्वाइनिंग की मांग की थी, परंतु इनका ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि विभाग ने इन्हें कागजात में कमी का हवाला देकर 9 साल तक सेवाएं लेने के बाद हटाकर इन पर कुठारघात किया है। अब इन्होंने 5 मार्च को काली होली मनाने व रामविलास शर्मा का पुतला फूंकने का निर्णय लिया है। वहीं गेस्ट टीचर्स के धरने व विरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। शिक्षा मंत्री के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई व आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। डीएसपी विजेंद्र सिंह ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। होली को 5 तारीख को हम रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री का पुतला फूकेंगे
और काली होली मनाएंगे। हमारी तो काली है, जब नौकरी गई, इससे बड़ी हमारे साथ और दुख क्या होगा। क्या मांग है? हमारी मांग ये है जी, हमें नाजायज तरीके से और विभाग से बाहर कर दिया गया है, तो हमें चाहिए है कि जो भी कार्रवाई हो हमें विभाग में अंदर रखकर की जाए और हमें अंदर लिया जाए विभाग में। कितने अतिथि को हटाए और कब हटाया जाए? हम यहाँ 174 अतिथि अध्यापक हैं, जिनको 9 तारीख को रिलीव कर दिया गया। 9 तारीख को आदेश आए थे, 10 को हमें रिलीव कर दिया गया। आज करीब 70-80 के करीब गेस्ट टीचर थे, जो उनके डॉक्यूमेंट्स में कमाई पाई जाने के ऊपर जाकर सरकार ने माननीय हाई कोर्ट द्वारा उनको अपने पद से हटा दिया गया था। जो इस संदर्भ में उन्होंने पहले ज्ञापन दिया था, उसके बाद में वो 300 मीटर की दूरी के ऊपर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं और प्रशासन ने माननीय शिक्षा मंत्री के आवास के चारों तरफ की सुरक्षा लगा दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सेक्टर 15 के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, वहां जाकर भगवान की पूजा अर्चना भी की। ये नजारा है फरीदाबाद के जगन्नाथ मंदिर का, जो जगन्नाथपुरी की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके काफिले से टकराकर मौत के मामले में पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उन्होंने मरने वाले युवक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 5 लाख रुपए की घोषणा कर दी है। जब उनसे ये पूछा गया कि आखिर आप वहाँ क्यों नहीं गए, और उनका कहना था कि स्वास्थ्य मंत्री और मेरे ओएसडी वहीं पर हैं। वहीं बरसात से तबाह हुई फसल के बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए स्पेशल गिरदावरी के आदेश दे दिए हैं। मेट्रो से आने के बारे में कहा कि वो सामान्य नागरिक होने के नाते मेट्रो से आए थे। एक लड़के की करनाल में क्या कहेंगे इस बारे में? किसानों का फसल बर्बाद हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हम लोगों ने स्पेशल गिरदावरी के लिए कहा है और मेट्रो से आने का कारण क्या है? भाई सब गिर जाएंगे। मेट्रो से आने का कारण सामान्य नागरिक के नाते भी लड़के की जो मौत हुई उसके बारे में क्या कहेंगे? ये दुखद है, नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी केस रजिस्टर कर लिया है ड्राइवर के खिलाफ। 2 पुलिस वालों को भी चोट आई है, हमने 5 लाख रुपए की सहायता उनको दी है। लड़के की मौत हुई है आपके काफिले की एक कार से, उनके परिवार में यदि कोई सक्षम ऐसा कोई सदस्य होगा उसको नौकरी भी देंगे। क्या आपसे मिलने के लिए गए थे उन लोगों से भी जो 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं? उनसे मेरे लोग वहाँ गए, मेरे ओएसडी वहाँ हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वहाँ हैं, वहाँ गए हैं। आपके काफिले से एक बंदे की मौत हो जाती है, इसके बावजूद भी इतने बड़े समारोह में भाग लेना क्या उचित है? देखिए, उस समय घायल थे वो, मैं बाद में वहाँ से चला आया था, मेरे आदमी वहाँ सब लगे थे उनके इलाज में, ऐसी कोई बात नहीं। कुरुक्षेत्र में बाल मजदूरी को लेकर प्रशासन नींद से जाग गया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और पुलिस स्टेट क्राइम ब्रांच ने मिलकर जगह जगह पर छापेमारी की, जिसके बाद बच्चों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया। कुरुक्षेत्र में इन दिनों बाल मजदूरी का धंधा पूरे जोरों से फल फूल रहा है। ये सब जिला प्रशासन के नाक तले चल रहा है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी भनक नहीं होती, बल्कि प्रशासन की ओर से जानबूझकर इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और पुलिस स्टेट क्राइम ब्रांच प्रतिदिन छापेमारी की बात कहकर वाहवाही बटोरने का काम करता रहता है। हालांकि असलियत तो कुछ और ही है, जबकि कोर्ट परिसर में ही ऐसे बच्चे सरेआम भीख मांगते हुए देखे जाते हैं। मंगलवार को भी जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुमित भास्कर ने कोर्ट परिसर में ही 2 बच्चों को भीख मांगते हुए पकड़ा, लेकिन बच्चों की काउंसलिंग के दौरान भी वो अपना नाम, पता और परिवार का कोई भी अता पता बताने के लिए तैयार नहीं थे। बाल संरक्षण अधिकारी ने बच्चों को बाल आश्रम भेजकर जांच आरंभ कर दी है कि इन बच्चों से भीख मंगवाने के पीछे किसका हाथ है। यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अधिकारी ने एक बाल मजदूर को भी उसके परिजनों के हवाले कर उनको दोबारा से बाल मजदूरी न करवाने के लिए प्रेरित किया है। चाइल्ड लेबर के थे जो स्टेट क्राइम ब्रांच के द्वारा छापामारी के दौरान मिले थे बच्चे, उसमें से एक बच्चे के पेरेंट्स मिल गए हैं, तो बच्चे की हमने काउंसलिंग और उसको मेडिकल हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करा के उसके बाद पेरेंट्स की पूरी इंक्वायरी करा के जांच पड़ताल करके पेरेंट्स को हैंडओवर कर दिया। और दूसरे बच्चे के पेरेंट्स के रिगार्डिंग अभी हमारी जांच पड़ताल चल रही है। जैसे ही उसके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेलिटी वो पूरी हो जाती है और पेरेंट्स आ जाते हैं, तब हम बच्चों को उनको पेरेंट्स के स्पूर्द कर देंगे।
और इसी कड़ी में जैसे हमारे प्रयास जारी हैं, तो आज हमें 2 बच्चे यहाँ पर अपने डीसी ऑफिस के कॉम्प्लेक्स में ही भीख मांगते हुए पाए गए हैं और उस बारे अभी हमारी बच्चों से काउंसलिंग बच्चों की करवाई जा रही है। इस बारे में जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या इन बच्चों के भीख मंगवाने के पीछे किसी गिरोह का हाथ है या ये परिवार की मजबूरी के कारण यहाँ भीख मांग रहे हैं। केस हमने पकड़े थे कल, ये 2 तारीख को स्टेट चाइल्ड क्राइम ब्रांच की तरफ से और बाल विकास समिति ने संयुक्त रूप से एक टीम गठित करके इन 2 दुकानों पर हमने छापे मारे, तो वहां से हमने 2 केस मिले यहाँ पर हमें। तो एक आज हमने हैंडओवर कर दिया उसके माँ बाप के पास और उनको समझाया कि दोबारा इसके कोई भी बाल श्रम से बच्चे से नहीं कराया जाएगा और बच्चे का एडमिशन कराया जाएगा। दूसरे बच्चे की इंक्वायरी चल रही है, जैसे ही उसके मदर फादर आ जाएंगे तो उसको भी हम हैंडओवर। करनाल में मंठाना गांव में शराब के ठेके पर शराब लेने आए बदमाशों ने शराब मांगने पर हुई मामूली कहासुनी को लेकर हवा में फायरिंग कर दी, जिसकी आवाज को सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बदमाश को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें हैं मंडाना गांव के शराब के ठेके की, जहां हथियार बंद कुछ बदमाशों ने शराब की बोतलें ली और दुकानदार के पैसे मांगने पर उससे पहले तो गाली गलौज की और फिर बंदूक निकालकर हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसकी आवाज सुनकर वहां के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को बुलाकर बदमाशों को उनके हवाले कर दिया। जब इस बारे में हमने सदर थाना प्रभारी बलजीत सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि मंडाना गांव के एक ठेकेदार पर फायरिंग हुई, जिसकी सूचना पाते ही मौके पर पहुंचकर व्यक्ति जिसका नाम लाखन लाल है उसको गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। ऐसे जी मंडाना ठेके पे शराब का ठेका अंग्रेजी का बॉर्डर के नजदीक है, वहां पे एक व्यक्ति लखन नाम का आया, उसने शराब की बोतल मांगी उससे 50 की। उसने कहा भाई जब बोतल दी तो उसने पैसे मांगे और उसने कहा मेरे से नॉर्मल में कोई पैसे मांगने वाला नहीं। उसने कहा नहीं आप बात करा दो ठीक हमारे मालिक से, हम नहीं लेंगे, अगर हमारे से आप लेके जाओगे तो हम पैसे लेंगे। इसी बात पे तू मुंह करने लगे। इसी बात पे उसने पिस्टल निकाल के उसकी तरफ फायर कर दिया। फायर करने लगा तो उसने नाली को पकड़ के नीचे की तरफ दबा दिया, जिससे वो 5 राउंड नीचे की तरफ ही फायर हुए। उसके हाथ पे भी वो बारूद की वो लगी हुई है रगड़, तो इससे वो उसका बचाव हो गया। इसमें मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर लिया 307 34 25 54 8। गाड़ी भी बरामद की गई? हाँ गाड़ी बरामद कर। पिस्टल जो थी वो लाइसेंस की थी या विदाउट लाइसेंस? अभी तक तो उसने पेश नहीं करा, पता लगेगा लाइसेंसी है या गैर लाइसेंसी है। मोहनलाल सर। कौन सा गांव है? नारनौल। कैसे तो आया जी, उसने बोतल मांगी, बदतमीजी से पैसा गाड़ी ग्लोज देने लगा, बोलो बोतल दे, पैसे दो, बोलो किस बात के पैसे? मुझे बोतल पीचर्स की बोतल मांगी, 1500 रुपये की बोतल है, पैसे दिए नहीं। पैसे मांगे तो उसने रिवॉल्वर दिखाई, हवा में आके हवा में फायर कर दिए, गाड़ी ग्लोज करने लगा। छीन पुलिस को इतला की। क्या कार्रवाई रही पुलिस की? पुलिस आई, फिर उसको यहीं जब तक रोक रखा था। हम 3 आदमी थे जी यहीं पे, वो अपना नाम बता रहा जी, लखन लाल यादव बता रहा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 4 करोड़ 80 लाख फर्जी लोन का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें, शिकोहाबाद के एक उद्यमी पर उसके चचेरे भाई ने गारंटर के रूप में फर्जी हस्ताक्षर कर उनकी प्रॉपर्टी पर बैंक से करोड़ों रुपए कर्ज निकालने का आरोप लगाया है। जी हां, मामला वर्ष 2011 का है। कटरा बाजार स्थित गंगा मार्केट निवासी संजीव वर्मा पुत्र राजाराम वर्मा ने जसराना कस्बे में राजाराम इस्पात लिमिटेड नाम से एक लोहा गलाने की फर्नेस लगाई, जिसे स्थापित करने के लिए कैनरा बैंक से 4 करोड़ 80 लाख का लोन लिया था। बैंक में गारंटर के तौर पर गंगा मार्केट गिरवी रखा था। इस मार्केट का स्वामित्व संजीव वर्मा, उनके चाचा राम गोपाल वर्मा व राकेश वर्मा का है। राकेश वर्मा का आरोप है कि संजीव वर्मा ने कैनरा बैंक मैनेजर की मिली भगत से रामगोपाल वर्मा और मेरे हस्ताक्षर फर्जी रूप से बनवाए हैं। जब उन्हें मार्केट पर संजीव वर्मा द्वारा लोन लेने की बात पता चली तो इस संदर्भ में पूर्व में थाना शिकोहाबाद में वर्ष 2012 में कंपनी के निर्देशकों और बैंक प्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला पंजीकृत कराया था। चूँकि मामला परिवार का था, अतः सामाजिक पंचायत में यह तय हुआ कि हम बैंक की रकम जल्द जमा करके प्रॉपर्टी को मुक्त करा देंगे। इस संदर्भ में लिखित राजीनामा हुआ था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। बैंक ने अपने बकाया भुगतान न करने पर रिकवरी जारी कर दी है। राकेश वर्मा के प्रार्थना
पत्र को संज्ञान में लेते हुए फिरोजाबाद जिला अदालत ने संजीव वर्मा, रीचा वर्मा, प्रबंधक कैनरा बैंक एवं राजकुमार वर्मा के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया है। उसके बाद हमने पाठक जी ने कहा कि ये पैसा बैंक के अंदर भरिए, इसको वो पैसा भर नहीं पाए, तो इनका पाठक का आपस में कोई लेन देन था, वो पूरा कर नहीं पाए पाठक जी। तो दोबारा इन्होंने मार्च 14 में फैक्ट्री जो थी ना, संजीव वर्मा ने दोबारा अपनी फैक्ट्री पाठक जी से कर दी, क्योंकि उनकी जरूरत कलेक्टर यहाँ लगी हुई थी। और उसके बाद उन्होंने मार्च में इन्होंने 25 लाख रुपए हमें जमा किए संजीव वर्मा। हाँ, जबकि उनकी देन जारी थी 485 लाख। संजीव वर्मा ने बैंक के खिलाफ FIR की है? संजीव वर्मा ने कोई FIR की है ना बैंक के खिलाफ? नहीं की। नहीं, हमारे पास बैंक प्रूफ भी है। कोई बैंक के खिलाफ क्यों बोलेगा? मतलब बैंक में पैसा लेना है। अभी क्या, अभी जो है ना, तो उनका जो था उन्होंने 25 लाख किए जमा। बाद में इन्होंने 21 जुलाई को ये कहा था कि मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए, मेरे पास प्रॉपर्टी पड़ी है, बेच के मैं आपके पैसे जमा कराऊंगा, लेकिन वो उन्होंने जमा नहीं कराए। 7 नवंबर को इसका एक कंप्रोमाइज प्रपोजल था। और ये संजीव वर्मा जो है मेरे वो चाचा के लड़के हैं, वो भी गंगा मार्केट के पार्टनर है सर। उन्होंने एक फैक्ट्री लगाई राजाराम इस्पात लिमिटेड के नाम से जसराने सर। उन्होंने बैंक से फर्जी 4 करोड़ 80 लाख रुपए का लोन ले लिया फर्जी तरीके से। हम लोगों को उसमें गारंटर बना दिया रामगोपाल और राकेश वर्मा का, जबकि हम कभी बैंक में गए ही नहीं, ना हमें कोई खाते खोले। हमारे नाम के खाते भी हैं बैंक में, और जब हमारे पास नोटिस आया बैंक का तो हमको मालूम पड़े कि हमारे नाम से गारंटी चली जा रही, तो हमने FIR साफ करी इनकी 420 में सर। ये कब का मामला है? ये सर 2011 का मामला है, जब 420 की रिपोर्ट इन्होंने हमसे कही थी कि हम पैसा जमा कर देंगे, और आज तक इतना रुपया जमा नहीं करा। फिर बैंक से नोटिस आ गया और चस्पा हो गया सर मार्केट का। कोर्ट परिसर और लघु सचिवालय में VIP गाड़ी की पार्किंग का स्थान नहीं है। लोगों को गाड़ियों को खड़ी करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कुरुक्षेत्र में जिला प्रशासन VIP गाड़ियों की पार्किंग को लेकर चाहे लाख दावे करे, लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है। जिला के सरकारी अस्पताल से लेकर कोर्ट परिसर व लघु सचिवालय में भी VIP गाड़ियों की पार्किंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस मामले को लेकर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि जिला उपायुक्त दोबारा कोर्ट परिसर की पार्किंग का ठेका भी दिया हुआ है। सुविधा या सारी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी होती हैं? नहीं सर, ऐसे VIP की कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है। सारी गाड़ियाँ जितनी भी जाती हैं यहाँ से एक ही सर्विस में खड़ी होती है, चाहे वो VIP है या विदाउट VIP है। तो इसमें जो प्रशासनिक अधिकारी गाड़ी वो भी उसी पार्किंग में आती है? हाँ जी, वो भी उसी पार्किंग में आती है। इमरजेंसी के हालात में या किसी VIP के आने के हालात में हमारे पास पीछे जहाँ ये रजिस्ट्रेशन होती है ना, और TV अस्पताल के बीच में काफ़ी जगह है, और पार्किंग के हमने वो स्टैंड बनाए हुए हैं, और खाली जगह भी काफ़ी है, देयर इज एम्पल स्पेस। तो जनरली जो आम लोग आते हैं उनके लिए उनको हम वहीं रोक देते हैं, उनके लिए अलग पार्किंग है, क्योंकि ताकि इमरजेंसी का रास्ता खुला रहे। मतलब कहने का उद्देश्य डॉक्टर साहब आपका यह कि कोई भी VIP पर्सन आए तो उसकी पार्किंग की अलग से सुविधा आपके पास? हाँ, अलग से सुविधा पीछे करा देते हैं हम लोग। पीछे हमारे TV के और बीच में जगह है, पार्किंग स्पेस है, और पार्किंग के वो शेड्स भी हैं हमारे पास। बल्लभगढ़ में भी CBSE की 12वीं कक्षा का पहला पेपर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पेपर आसान होने के कारण बच्चों के चेहरे खिले हुए नजर आए। बल्लभगढ़ में CBSE की 12वीं कक्षा का पहला पेपर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। पेपर आसान होने के कारण बच्चों के चेहरे खिले हुए नजर आए। बच्चों की माने तो पेपर लंबा था लेकिन आसान था, जिसे उन्होंने अच्छे तरीके से हल कर लिया है। खिलखिलाते बच्चे इस बात को बयां कर रहे हैं कि बोर्ड ने इस बार पेपर अच्छे पैटर्न से बनाया है। वहीं बल्लभगढ़ की DAV स्कूल में डिप्टी सुपरिटेंडेंट संध्या राव के मुताबिक CBSE के 12वीं पेपर 2 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चलेंगे। आज का पेपर भी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। बहुत इजी पेपर था, बहुत मजा आया पेपर देने में। मजा आया। मतलब जैसे सोचा था उस तरीके से नहीं आया, बहुत अच्छा था। लेंथी था थोड़ा सा, बट हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आगे कितनी रैंक तक उम्मीद हो, कितनी रैंक आपकी आएगी? 90 तक स्कोर करें। लेकर और 6 अप्रैल तक चलेंगे। आज का पेपर कैसा रहा? आज का पेपर सर शांतिपूर्ण माहौल में रहा। बच्चे काफी एक्साइटेड थे, मतलब संतुष्ट भी लग रहे हैं क्वेश्चन पेपर को देखकर भी, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। मौसम में आए बदलाव से एक और जहां मौसम सुहावना हुआ, वहीं किसानों के लिए मौसम मुसीबत का सबक साबित हो रहा है। CM सिटी करनाल में बारिश के कारण फसलों को नुकसान होने से
किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रदेश में बारिश की वजह से खेतों में लगभग तैयार खड़ी गेहूं की फसलें खराब हुई हैं। बात अगर करनाल की करें तो गेहूं की फसल इस समय लगभग पककर तैयार है। 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश और तेज हवाओं ने किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें पैदा कर दी हैं। अपनी फसल को बर्बाद होता देख किसान अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आ रहा है और उसे डर है कि कहीं साल भर की मेहनत पानी में न मिल जाए। वहीं बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी गेहूं के साथ साथ सब्जियों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। क्या कहेंगे सर? ये गांव कलवेरी है। 2 दिन से लगातार बरसात होने के कारण यहाँ फसल बिल्कुल तबाह हो गई है। आप देख सकते हैं इस तरफ ये बिल्कुल हवा तेज चल रही है। मेन कारण हवा का है। बरसात लगातार 24 घंटे से चल रही है, बूंदाबांदी चल रही है। और ये करनाल एक सीएम सिटी है। मैं सीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी इसके गौरवरी का आदेश दिए जाए, क्योंकि किसानों बिल्कुल जिन्होंने ठेके पे ली है वो तो बिल्कुल ही तबाह हो गए। वो अपने आप सुसाइड करेंगे क्योंकि उन्होंने ब्याज भी देना है और कहाँ से रोटी पानी खाएंगे अपना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत है, गांव कलवेरी। जी क्या कहेंगे? जो हम ये कह रहे हैं भाई कि हमारा जो ठेके पे जमीन ली हुई है 50,000 रुपये साल का ठेका देते हैं हम और लगातार, अब उसको तो हमारी फसल तो बर्बाद होगी, क्या खाएंगे हम और क्या ठेका देंगे? हम तो कर्जा ही हो गए। हमारा तो वो स्थिति हो रही है कि इस टाइम अपनी खुदकुशी कर लें। हमारा तो बुरा हाल हो रहा है। हम तो अपने सीएम साहब से ये गुजारिश करेंगे कि हमारी आके यहाँ पर हमारे गांव के अंदर थोड़ा सा गुजारी वगैरह कराएं, मुआवजा दिलाने की कृपा करें। हम तो बहुत मर चुके हैं, इस टाइम हमारा हालात बहुत खराब हो रहे हैं। इस टाइम आके हमारी कृपा करने की कोशिश करें कि हमारा मुआवजा दिलाया जाए। करनाल के गांव कलवेड़ी में जो किसानों की गेहूं की फसलें 2 दिन पहले तक लहरा रही थीं, वह अब बारिश की वजह से बैठ गई हैं। किसान सरकार से गुहार लगा रहा है कि उनकी साल भर की मेहनत खराब हो गई है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। वहीं राज्य सरकार की तरफ से अभी तक किसानों की सुध नहीं ली गई है। कलवेहड़ी गांव में पीड़ित किसानों ने बताया कि उनकी साल भर की मेहनत बारिश ने खराब कर दी है। वहीं जहां एक तरफ किसानों की गेहूं की फसलें बारिश की भेंट चढ़ रही हैं, वहीं कृषि अधिकारियों ने बताया कि गेहूं के साथ सब्जी की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। इस बारिश से जिले में काफी नुकसान हो रहा है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश 2 दिन और जारी रहेगी, जिसके चलते किसानों से भी अपील है कि खेतों में पानी खड़ा न होने दें। वहीं किसानों को उनकी फसलें खराब होने पर मुआवजा देने की बात पर कृषि अधिकारी ने कहा कि सरकार की तरफ से अभी ऐसे कोई आदेश नहीं आए हैं। सर, करनाल डिस्ट्रिक्ट में 356 mm बारिश हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा नीलोखेड़ी में 88 mm हुई है और करनाल में 70% हुई है। इसमें जो अक्टूबर महीने में अर्ली स्टेज पे जो गेहूं की बिजाई की गई थी उसमें 8 से 10% नुकसान है। हवा ज़्यादा चलने के कारण लॉजिंग तो ऑलमोस्ट सभी जितनी भी गेहूं थी वो ज़्यादातर गिर गई, लेकिन अभी गेहूं मिल्की स्टेज पे है, दाना बढ़ने की स्टेज पे है, तो ये थोड़ी सी धूप निकलने पे, टेम्परेचर सही होने पे उठ जाएगी, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो सर बारिश जैसे कि मौसम विभाग ने कहा कि 2-3 दिन जारी रहेगी, तो अगर बारिश होती है तो नुकसान रहेगा। तो अगले 2-3 दिन में भी मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश होने की पूरी उम्मीद है। तो मेरी किसान भाइयों से ये अपील है कि वो अपने खेतों में पानी खड़ा ना होने दें। और इस बारिश का सबसे ज़्यादा आलू, टमाटर और करेला जो वेजिटेबल में है ना, उनमें नुकसान है। सब्जियों में भी नुकसान है? हाँ, सब्जियों में ही नुकसान है। और गेहूँ बीजने वाले किसानों के लिए एक फ़ायदा ये है कि जिन जिन खेतों में थोड़ा बहुत येलो रस्ट या एसिड आया हुआ था वो बारिश से धुल गया, उनको अब स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे गेहूं में सिंचाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर जिनकी किसानों की फसल या सब्जी खराब हुई है तो सरकार की तरफ से क्या स्कीम रहती है, गिरदावरी कराई जाती है? जो अभी सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आए, जब भी आदेश आएंगे तो गिरदावरी करवा ली जाएगी और जो लॉस होगा उसकी असेसमेंट की जाएगी। वीआईपी नेताओं की जल्दबाजी ने एक बार फिर से एक व्यक्ति की जान ले ली। सीएम सिटी में मुख्यमंत्री खट्टर के तेज रफ्तार काफिले की चपेट में आने से सतपाल की मौके पर ही मौत हो गई। जिला प्रशासन ने जल्दबाजी में मृतक का पोस्टमार्टम करवाया। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित व परिवार भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहा है। वहीं करनाल मुख्यमंत्री के काफिले से दुर्घटना में मारे गए करनाल के तखाना गांव के मृतक सतपाल के परिजनों को सहानुभूति देने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे। पायलट पीसीआर से टक्कर में सतपाल की मौत हुई। पायलट पीसीआर से टक्कर में सतपाल की मौत हुई है। वो मुख्यमंत्री के काफिले के आगे आगे चल रही थी और इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी मुख्यमंत्री नहीं रुके। इस बात का गुस्सा पीड़ित परिवार में भी है।
मृतक सतपाल के भाई का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री रुक जाते तो उन्हें हौसला होता। उन्होंने 5 लाख की आर्थिक मदद के मुख्यमंत्री के ऐलान को नाकाफी कहा। वहीं करनाल पुलिस ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के काफिले में हुई मौत के मामले में करनाल पुलिस ने मृतक सतपाल को टक्कर मारने वाली करनाल पुलिस की पीसीआर के चालक के खिलाफ धारा 304A लापरवाही से वाहन चलाने और गाड़ी की चपेट में आने से मौत के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पीसीआर में तैनात दोनों पुलिस अधिकारी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर मान सिंह और ड्राइवर भी इस हादसे में घायल हो गए थे, जो करनाल ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं। देखिए, बड़ी दुखद दुर्घटना है। अब ये जांच की बात है कि मुख्यमंत्री जी को बताया गया था या नहीं बताया गया था। अगर मुख्यमंत्री जी को पता लगता, जहां तक मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में जानता हूं, वो जरूर रुक के जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। और ये क्यों ट्रैफिक रेगुलेटर नहीं हुआ? जब सीएम का कारकेड आ रहा था तो किसी न किसी की तो दायित्व था कि इस कारकेड का सेफ पैसेज के लिए। अब ये सारे हम जांच कराएंगे और तभी पता लगेगा कि क्या हुआ है। कुल मिला के देखो, परिवार बहुत गरीब परिवार है और बहुत दुखद घटना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका रोना देखा भी नहीं जा रहा। 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं और वो अकेला एक मजदूर था, मजदूर का काम करता था। मैं अभी अस्पताल में भी गया, वहाँ मैं जो पुलिस कर्मचारी इंजर्ड हुए हैं उनको भी मैं देख कर आया हूँ। सारा मैंने पूछा भी है कि क्या किस कारण से ये घटना घटी, क्या इसका कारण हुआ। सर, परिवार नौकरी की मांग कर रहा है, 5 लाख रुपए मुआवजा पर्याप्त नहीं है सर। चार छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 लाख रुपए मुआवजा, उनका कहना बहुत क्या आदमी की कीमत 5 लाख रुपए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने, देखो, जिंदगी की कीमत तो दी नहीं जा सकती और मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख रुपए दिए हैं इनके लिए, तो परिवार की गरीबी को देखते हुए मैं भी अपनी तरफ से 5 लाख रुपए देता हूँ। इसका नेता जा रहे थे, उनकी गाड़ी से सीएम साहब जा रहे थे, उनके साथ ये हादसा हुआ है। उनकी गाड़ी के साथ ही नहीं रुके जी। उनको रुकना चाहिए था ना, रुकना चाहिए था, देखना चाहिए था। उनने तो रुके नहीं, कुछ देखे नहीं कुछ भी, ना घर पे आए, ना वहाँ हॉस्पिटल में गए जी, कहीं भी नहीं आए। जिम्मेवारी बनती है उनकी जिम्मेवारी तो बनती है नहीं। तो क्या समझते हैं आप आदमी की? आदमी की कीमत कुछ समझते नहीं है, कोई कीमत ही नहीं आदमी की। सीएम साहब 5 लाख रुपए लगा, कोई नौकरी, कोई मान ले रोजगार चाहिए, रोजगार हो घर वाली को या मान ले ठीक ठाक ही। प्रशासन ने आपको बताया कि हादसा हुआ कैसे? नहीं जी, अभी कुछ नहीं बताया। इस बुलेटिन में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने खबर 24 आवर्स के साथ। नमस्कार। रूपकला साड़ी, नया शोरूम नई वैरायटी के साथ। हमारे यहाँ सभी प्रकार की फैंसी डिजाइनर साड़ी, लहंगे वाली साड़ी, हाफ नेट वाली साड़ी, जयपुरी साड़ी, रेशम वर्क साड़ी, दासबरी साड़ी एवं वैवाहिक साड़ियों का शानदार नया कलेक्शन और सभी प्रकार के डिजाइनर लहंगे ही लहंगे सभी रेंज में उपलब्ध हैं। हमारा पता रूपकला साड़ी, बद्री हलवाई के साथ वाली गली, नियर राजू केबल ऑफिस, मेन बाजार, बल्लभगढ़। हमारा नंबर है 9212259746 012922444276। मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं कई दुकानों पे भी होके आई हूँ मार्केट में, लेकिन मुझे यहाँ सबसे अच्छा ज़्यादा सामान मिला है। काफ़ी वैरायटीज मिली है यहाँ पे और मतलब आगे भी मैं यहाँ से यहीं से शॉपिंग करूँगी। रेट के मामले में बहुत अच्छी है, बहुत सस्ता यहाँ पे मिला है कि और ज़्यादा मैंने पहले भी और मार्केट में पता किया है तो वहाँ के मुकाबले बहुत सस्ता मिला है। SRS फार्म होम पलवल में 2 BHK रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, मेन मथुरा रोड से 500 मीटर दूर, दिल्ली बॉर्डर से 35 मिनट दूर, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर, बस स्टॉप से 2 किलोमीटर दूर। अभी बुक करें, संपर्क करें 0129 4323 000 या फिर 4323 001। पता टेरेस टावर 3rd फ्लोर नियर मेट्रो स्टेशन मेवला, महाराजपुर, GT रोड, फरीदाबाद।
अपने ऑफिस और घरों को सजाने के लिए आए मनीष फिश एक्वेरियम की शॉप पर। J/1 नियर कल्याण सिंह रोड, NIT फरीदाबाद। हमारा नंबर है 9990919494 9971711156 9212042930 9136207821। Modern Arya Public School, a school with a difference, where your child will get an environment full of energy and positivity. Smart classes facility for the overall development of your child. Kindergarten for toddlers. Sports and spacious activity area. Well-equipped science laboratory. Huge and knowledge-filled library. Computer science labs. Transport facility in Faridabad. Modern Arya Public School situated in the lush green fields of Aravali, where the natural and bright atmosphere gives your child the opportunity to grow and achieve heights. Excellent results every year in CBSE board exams under the guidance of Principal Ms. Anisha Malik and a vast experience in the field of education of Mr. Amod Jha. For admission and other queries, contact Modern Arya Public School affiliated to CBSE, Village Sarurpur, Sohna Road, Faridabad. Please call 0129 322 7703, 9911 085083 and 989 140 2353. हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में पार्षदों के चुनाव की बनने लगी है रणनीति, बिछने लगी है चुनावी बेसात, तैयार हो रहे हैं सियासी मोहरे। जनता की अपेक्षाओं पर क्या खरे उतरेंगे पार्षद? आपका वोट आपका पार्षद, हमारा खास कार्यक्रम। मिलिए अपने पार्षद से। खबर 24 आवर्स पर। Do me a favor, let's play होली। रंगों में है प्यार की बोली। रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे। बलम पिचकारी जो तुमने मुझे मारी, तो सीधी सादी छोरी शराबी हो गई। Do me a favor, let's play होली। रंगों में है प्यार की बोली। रंग बरसे भीगे चुनर वाले, रंग बरसे। नमस्कार, खबर 24 आवर्स में मैं रिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चलिए नजर डालते हैं आज की अपनी खबरों पर। शहीदी दिवस के पावन अवसर पर फरीदाबाद में विश्व का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया गया। फरीदाबाद के सेक्टर 12 के टाउन पार्क में पूरे देश का ही नहीं विश्व का सबसे ऊंचा तिरंगा शहर की शान में लहराया गया। 250 फीट होगी और आकार में उसकी चौड़ाई 96 फीट और लंबाई 64 फीट होगी। इतना बड़ा तिरंगा अंजाम दिया। ये काम हमेशा हमेशा के लिए एक कीर्तिमान बनकर रहेगा। यही हम इसको आयोजित
भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। मैं जो स्टेज के पीछे लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश करूंगा वो इसे खाली कर दें। मैं जो लोग ट्रस्ट के सदस्य हैं या जो विधायक हैं उनको छोड़कर सभी से निवेदन है कि वो इस मंच की ओर अग्रसर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी उनका अभिवादन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी हमारे बीच। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। मौला मेरे तू है मेरी शान, मौला मेरे तू है मेरी शान। दिया तेरा रंग मैं तो, दिया तेरे रंग से मैं तो, तू ही था मौला दुनिया And I think that's a very proud moment for every Indian in us. So thank you so much for this glorious day. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा to all the eminent leaders, dignitaries, martyrs, war heroes. मैं ज़्यादा वक्त ज़ाहिर नहीं करूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। श्री मनोहर लाल खट्टर जी से। रणबीर कपूर जी यहीं रहेंगे, फिक्र मत करिए। हाँ, भारत माता के, भारत माता के।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई शाह जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, विधायक श्री विपुल गोयल जी, हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन जी, परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह जी, हमारे बीच में नेता अभिनेता श्री रणवीर कपूर जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी, भैया पीछे मेरी सरकार में राज्य मंत्री श्री कर्णदेव कम्बोज जी, सभी विधायक, अतिथिगण, फरीदाबाद के सभी माननीय नागरिक, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, बड़ा कठिन है एक अभिनेता के बाद मुझे बोलना